नमस्कार। आज 21 तारीख दिन बुधवार 21/9/2022। अब लंच का टाइम है तो इसलिए मैं आपसे कुछ अपने यूट्यूबर से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत चर्चा है इन दिनों, विशेष तौर पे। हालांकि चर्चा तो पुरानी है, पर 8 साल से कुछ चर्चा बढ़ गई और कारण आप जानते ही हैं। और चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिनको कानून के बारे में कुछ आता जाता नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं है कि कानून कब बना है और क्या बना है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सिविल लॉ की। एक वोट लेने का तरीका है, हल्ला किया जाता है कि कॉमन सिविल लॉ आना चाहिए। ये जानते हुए ये नहीं जान रहे वो लोग जो इस बात को उठा रहे हैं बार बार कि कॉमन सिविल लॉ तो हिंदुस्तान में आज से करीब 36 साल पहले आ चुका है, जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और जो बाकी जो पता है राजनीति में कैसे लोग होते हैं, उनकी मजबूरी हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। 1955 में आया हिंदू मैरिज लॉ, सबको पता है, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। 56 में आया हिंदू एडाप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया। फिर 1974 में लागू हुआ 125 CRP से। बाद में फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया। और उससे पहले शायद 1932 या 33 में मुस्लिम वुमेन डिसोल्यूशन एक्ट आया था। क्रिश्चियंस का लॉ भी अलग अलग है और सब में लिखा हुआ है हिंदू लॉ में ये हिंदुओं के लिए, जिसमें सिख, ईसाई, बुद्ध, जैनी, लिंगायत और भी एक दो हैं, वो सब शामिल हैं। और मुस्लिम लॉ निश्चित तौर पे मुस्लिम्स पे लागू होता है। बात चल रही है कॉमन सिविल लॉ की, कि कॉमन क्रिमिनल लॉ तो ऑलरेडी आ चुका है, सबके लिए वही IPC, सबके लिए वही एविडेंस एक्ट, सबके लिए वही CRPC, वो सबके लिए एक जैसा है। और सारे जितने एक्ट है और जितने भी एक्ट है जिसमें पीनल प्रोविज़न है, मे बी कंपनी एक्ट, कस्टम्स, एक्साइज, GST, इनकम टैक्स, SC/ST एक्ट, पॉक्सो, यूनाइटेड जस्टिस एक्ट, जितने भी एक्ट आए हैं अब तक सब कॉमन क्रिमिनल लॉ थे और उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ कॉमन सिविल लॉ की। लेकिन एक जो मैं बता रहा हूँ कि आ चुका है, बहुत साल पहले आ चुका है, लागू हो चुका देश में। हालांकि हमारे जो न्यायविद हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है, नेताओं की बहुत दूर की बात है। द फैमिली कोर्ट एक्ट अगर ये लोग पढ़ लेते तो निश्चित तौर पे कॉमन सिविल लॉ की बात नहीं करते। फैमिली कोर्ट एक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए। ये हिंदुस्तान में उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हर जगह लागू हुआ था, अब वहाँ पे भी लागू है, थैंक्स टू दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। और इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हिंदुओं पे, मुस्लिम्स पे, क्रिश्चियंस पे, ज्यूज पे, पारसीज पे, लिंगायत पे या किस पे लागू होगा, जैन पे, बुद्ध, ये सब पे लागू है। जैसे 125 CRPC सब पे लागू है, जैसे पॉक्सको, जैसे IPC, ये सारे एक्ट जैसे हैं सब पे लागू हैं, तो ये भी सब पे लागू होता है। कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदू मुस्लिम। और जहाँ तक रेंट कंट्रोल एक्ट का सवाल है, जहाँ पे डिक्लेरेटरी सूट है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सब पे लागू होते हैं, सबको पता है। रिकवरी सूट जितने भी हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन एक्ट, वहाँ कोई बिरादरी नहीं। बिरादरी के वाली बात जो उठाई जा रही है वो सिर्फ शादियों और तलाक के ऊपर उठाई जा रही है, एडॉप्शन में और मेंटेनेंस में। तो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, दफ़ा 7 पढ़ लीजिए और दफ़ा 1 पढ़ लीजिए फैमिली कोर्ट एक्ट की। अगर आप समझदार होंगे, आपको समझना आता होगा, पढ़ना तो शायद आता हो या ना हो, तो अगर समझना भी ज़रूरी है तो समझ जाए कि कॉमन सिविल कोड आ चुका है हिंदुस्तान में। और जो मूर्ख लोग हैं, जो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, जिनका कानून से अब दिमाग से कोई वास्ता नहीं है, वो कॉमन सिविल लाने की बात कर रहे हैं। बहुत देखिए, मेरा मानना यह है, अदालतें, मैं अभी प्रश्न उठा नहीं है, इसको तय करना पड़ेगा 125 CRPC क्यों चली फैमिली कोर्ट में। 125 CRPC में लिखा है CRPC में कि वो चलेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, फर्स्ट क्लास के यहाँ। हिंदू मैरिज एक्ट के जितने केसेस हैं, चाहे वो 9, 10, 11, 12, 13, A, B, 24, 25, 26,
वो सब चलेंगे सिविल कोर्ट में। मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है, वो सिविल कोर्ट में चलेगी। कहीं कानून परिवर्तन नहीं हुआ। बता दीजिए सीआरपीसी में कहाँ कानून परिवर्तन हुआ है कि 125 जो है कहीं और चलेगी। जो केस चलते हैं फैमिली कोर्ट में, वो दफ़ा 7 में चलते हैं ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। क्या आज तक किसी वकील ने अपने प्लेंट में दफ़ा 7 फैमिली कोर्ट एक्ट लिखा है? उसमें सारे चीज़ें हैं। उसमें डाइवोर्स भी है, उसमें मेंटेनेंस भी है, उसमें एडॉप्शन भी है, उसमें फैमिली सेटलमेंट भी है, उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी शामिल है, उसमें कस्टडी ऑफ चाइल्ड शामिल है। आज तक किसी न्यायालय ने इस बात में आपत्ति की है कि आप 13 हिंदू मैरिज एक्ट में क्यों आ रहे हैं, मुस्लिम एक्ट में क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्यों नहीं आ रहे फैमिली कोर्ट एक्ट में? मैं हमेशा दफ़ा 7 में मुकदमा दायर करता हूँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं कमी समझदारी में है, मैं समझदारी की ठेका नहीं रखा, लिखना पड़ता मौजूदगी में 13 हिंदू मैरिज एक्ट, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। धारा 7 एक बार पढ़ लें, स्पष्ट हो जाएगा कि सारे केसेस जो हैं, जितने भी केसेस हैं, मेंटेनेंस के, अडॉप्टेशन के, सक्सेशन के, कस्टडी के, सब के सब कवर्ड हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, बाइंग डिविएट, सब कवर्ड हैं इसमें। कितने लोगों ने आज तक दफ़ा 7 पढ़ी है या उस पर मुकदमे दायर किए हैं? दिक्कत यह है कि हर 5 साल बाद हमारे पास एक तख्ती आ जाती है जिसे ईवीएम कहते हैं। उससे पहले एक पर्चा आता जिससे बैलेट पेपर कहा करते थे। वहाँ पे नाम होते हैं 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45। ध्यान से देखिएगा, क्या उन नामों में ऐसा भी एक नाम होता है जो उस जगह का, उस लोकेलिटी का या आसपास का कोई शिक्षक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, प्रतिष्ठित डॉक्टर हो, एक्सपर्ट, कोई सीए हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई प्रोफेसर हो? वहाँ पे आप नाम देखेंगे तो अधिकांश नाम होते हैं जिनके नाम ऑलरेडी दर्ज होते हैं रजिस्टर नंबर 4 थाने में, जिसे गैंग रजिस्टर कहते हैं। उनके नाम दर्ज होते हैं थानों की नकल चेक में, जहाँ एफआईआर दर्ज होती हैं। उनके नाम दर्ज होते हैं अक्सर, आमतौर पे डीसी, जो अब हो गई एनसीआरबी, एससीआरबी एंड डीसीआरबी, क्राइम रिपोर्टिंग सेक्शन। उनके नाम होते हैं जेल के रजिस्टर में, उनके नाम होते हैं जेल के वारंट्स में, उनके नाम होते हैं अदालतों के फाइल में अपराधियों के तौर पे। कोई भैया आ जाता है, कोई राजा आ जाता है। बता दीजिए कितने लोग पढ़े लिखे आते हैं, कितने साइंटिस्ट आते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्था हो गई है वो सिर्फ कानून तोड़ करके राजनीति में आने की। कानून के रखवाले नहीं आते राजनीति में, आमतौर पे कानून को तोड़ने वाले आते हैं। और इस बात, अगली बार जब वोट डाली जाए तो उस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, जहां आपको मजबूरी में एक आदमी को वोट देनी पड़ती है क्योंकि आप यहाँ लोकतंत्र है। धन्यवाद। अगली बात अगली बार।